दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांव के सारे लोग या तो सो गए थे या ठंड की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस झोपड़ी में कमला मरणासन स्थिति में एक फटे हुए चीथड़े पर लेटी थी। उसके सामने उसकी 4 बेटियां सरला, अनीता, आरती और गुंजन भरी आंखें लिए ठंड से ठिठुरते हुए बैठी थी। सबसे बड़ी बेटी सरला की गोद में उसकी 5वीं नवजात बेटी अनु थी। बेटी, मेरा वक्त भी आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। बाबा भी चले गए और अब तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा माँ? कमला कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और फिर जिसका डर था वही हुआ। वो अपने पीछे 5 बेसहारा लड़कियों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने बच्चियों को बेसहारा जानकर कमला का अंतिम संस्कार कर दिया। अभी कमला को इस संसार से गए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि गांव का बनिया सुखीलाल वहां धमका। वो सरला से बोला, रे छोरी, चल मेरी रकम वापस कर जो तेरी माँ ने तेरे बाप के क्रियाकर्म के लिए ली थी। सेठ जी, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ का अंतिम संस्कार भी मोहल्ले वालों की दया पर हुआ है। रे, मेरे पैसे निकाल, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं यहाँ मरने के लिए। सुखीलाल की नजर बहुत पहले से उनके घर पर थी और आज उन्हें बेसहारा जानकर वो उनसे घर खाली करवाने आया था। दुष्ट बनिए ने उन बच्चों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर बच्चियां दिन भर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। सरला, अनीता, आरती और गुंजन ने तो किसी तरह खुद पर काबू रखा था, मगर छोटी अनु का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो लगातार रोई जा रही थी। आखिरकार सरला से उसका रोना न देखा गया। वो गांव के घर पर गई। अम्मा, ओ अम्मा, थोड़ा सा दूध दे दो अम्मा, मेरी बहन सुबह से भूखी है। घर से एक औरत निकली और बोली, क्या है रे, हम गांव वालों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? पहले तुम्हारी माँ का क्रियाकर्म करो और फिर तुम लोगों का पेट पालो। तभी उस औरत का पति बाहर निकला और बोला, अरे क्यों डांट रही हो गरीब को, दे दो ना थोड़ा सा दूध। देखो जी, आज तो दे देती हूँ इसे दूध, मगर इसे कह दो कि दोबारा यहाँ नजर भी ना आए। सरला कुछ न बोली, बस दूध लेकर वहाँ से चली आई और भूखी अनु को पिलाया। ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि शहर चलकर कोई काम खोजा जाए। फिर अगले ही दिन सरला अपनी बहनों को लेकर शहर चल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने काम खोजना शुरू किया। उसकी उम्र महज 13 साल की थी, इस वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। बहुत देर भटकने के बाद वो एक जगह पहुंची जहां कोई बड़ी इमारत बन रही थी। वहां मजदूरों की बहुत किल्लत थी, इसलिए वहां के ठेकेदार ने सरला को भी काम पर रख लिया। अब सरला दिन भर छोटी अनु को अपनी पीठ पर बांधकर वहां काम करती रहती और उसकी बहनें वहीं पास में खेला करती थी। रात को सब बहनें फुटपाथ पर ठंड में ठिठुरते हुए सो जाती थी। एक सुबह जब सरला काम पर जाने को तैयार हुई और उसने अनु को उठाया तो देखा कि अनु का शरीर बुरी तरह तप रहा है। सरला घबरा गई। दीदी, अनु को कल रात से ही बुखार है। आप थक कर सो रही थी, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। आज आप काम पर मत जाओ दीदी। आरती की बात मानकर सरला उस दिन काम पर नहीं गई। जी तोड़ मेहनत के बाद उसने जो कुछ थोड़े से पैसे बचाए थे उनसे उस दिन अपनी बहनों के लिए खाना और अनु के लिए दवाई ली। शाम तक वो अनु को गोद में लिए बैठी रही। अगले दिन जब वो काम पर गई तो ठेकेदार उसे देखते ही गरज पड़ा। क्यों रे, तू कहीं की कलेक्टर है क्या? तेरा जब मन करेगा तो काम पर आएगी और जब मन करेगा तब छुट्टी ले लेगी। मजदूरों की किल्लत है, इसलिए इस बार तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह से किया तो दोबारा यहाँ मत आना। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गंवार लोग, इनको काम भी दो और इनके नखरे भी झेलो। ठेकेदार की बात सरला को चुभ गई। दे दो जितने ताने देने हैं, लेकिन आज मैंने भी फैसला कर लिया है। कलेक्टर कहा है ना, अब कलेक्टर बनकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। ठेकेदार की कही एक बात ने जैसे सरला के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अब न सिर्फ खुद पढ़ने का फैसला किया बल्कि अपनी बहनों को भी पढ़ाने का फैसला किया। अगले दिन वो आरती, अनीता और गुंजन को लेकर शहर के सरकारी स्कूल में गई। लो, यहाँ साइन कर दो। आता है ना साइन करना? क्यों नहीं, मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। तो सिर्फ अपनी बहनों का ही दाखिल क्यों करवा रही हो?
तुम्हारी भी तो अभी पढ़ने की उम्र है। पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ सर, और मैंने अपने लिए किताबें भी खरीद ली हैं, मगर अपनी बहनों की जरूरत के लिए मुझे काम भी करना है ना। माता पिता के बाद इनकी सारी जिम्मेदारी तो अब मेरे ऊपर है, लेकिन मैं पढ़ाई जरूर करूंगी सर। हो सकता है थोड़ा समय लगे। प्रिंसिपल सरला की लगन और उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देखो बेटी, सरकार ने तुम जैसे कामकाज बच्चियों के लिए रात के स्कूल शुरू किए हैं। इस स्कूल में रात को क्लास लगती है। तुम चाहो तो रात को यहाँ आ सकती हो। प्रिंसिपल सर की बात में सरला को आशा की एक किरण दिखाई दी। जी सर, मैं जरूर आऊंगी। इस तरह सरला और उसकी बहनों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। शुरू में सरला को दिन भर थकने के बाद रात को विद्यालय जाने में बहुत दिक्कत आती थी, मगर उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन सरला की पढ़ाई की राह इतनी आसान नहीं थी। एक तो दिन भर काम करना, फिर स्कूल जाना। वो चाह कर भी पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं दे पा रही। इसका नतीजा ये हुआ कि अपनी पहली तिमाही परीक्षा में वो फेल हो गई। फिर भी उसने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन पढ़ाई जारी रखने में और उस पर ध्यान देने में बहुत फर्क होता है। ठीक से पढ़ाई न कर पाने के कारण वो बार बार फेल होती रही। नौबत यहाँ तक आ गई कि फेल होते होते वो अनीता की कक्षा में आ गई। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, सरला, अगर इस तरह से पढ़ाई करोगी तो तुम छठी कक्षा में ही रह जाओगी। कलेक्टर बनना तो दूर की बात है। देखो, तुम्हारी बहन अनीता भी अब तुम्हारी कक्षा में आ गई है। मैं क्या करूं सर? अगर मेरे अकेले की बात होती तो मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती, मगर यहाँ मुझे अपने साथ साथ अपनी 4 छोटी बहनों का भी ध्यान रखना है। मुझे तो लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ ही दूं। इतनी जल्दी हार नहीं मानते बेटा। भगवान मुसीबत भी उन्हीं को देता है जो इसे झेलने की ताकत रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सके। प्रिंसिपल सर की बातें सुनकर सरला का हौसला बढ़ा। तो सर आप ही बताइए, मैं पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे संभालूं? सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ाई का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उसी रूटीन के हिसाब से तुम्हें ध्यान लगाकर पढ़ाई करना है। पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत आए तो तुम बेझिझक पूछो। अब तो अनीता भी तुम्हारी ही कक्षा में है, तुम मुझसे मदद ले सकती हो, और मुझसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। मैं हर वक्त तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। पढ़ाई से हार मानकर सरला ने प्रिंसिपल सर की बात मानकर एक बार फिर से जी जान से पढ़ाई में लग गई। वो पहले सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ती, फिर काम पर चली जाती। काम से लौटने के बाद 1 घंटे घर पर आराम करने के बाद वो फिर अपने स्कूल जाती थी। इस तरह रूटीन बनाकर पढ़ने से उसे काम, पढ़ाई और आराम करने का पूरा समय मिल जाता था। धीरे धीरे उसे इसमें मजा आने लगा। इस तरह उसने रात के स्कूल से ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन जब सरला रात के स्कूल से वापस आई, तब अनु, जो अब बड़ी हो गई थी और दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, वो सरला के पास आई और उसके पैर दबाने लगी। अरे अरे, ये तू क्या कर रही है? सोई क्यों नहीं अब तक? कल स्कूल नहीं जाना क्या? तुम दिन भर इतना काम करती हो, फिर रात को पढ़ती भी हो, तुम कितना थक जाती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर दबा रही हूँ। सरला की आंखें भर आईं। उसने अनु को गोद में उठा लिया और उसे गोद में लिए हुए ही सो गई। 12वीं तक की पढ़ाई तो सरला ने पूरी कर ली। अब बारी थी अपने सपने को पूरा करने की, कलेक्टर बनने की। शहर के कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अनीता ने भी उसके साथ ही कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उसका सपना कुछ और ही था, इसलिए उसने सिविल की तैयारी न करके कानून की पढ़ाई चुनी। इस तरह साल गुजरा और सिविल सर्विस की परीक्षा हुई। हालांकि सरला ने मेहनत तो बहुत की थी, मगर इस परीक्षा को पास करना अच्छों को भारी पड़ता है। जिस दिन रिजल्ट निकला, उस दिन सरला घर आकर खूब फूट फूट कर रो रही थी और उसकी बहनें उसे दिलासा दे रही थी। मत रो दीदी, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल इससे भी अच्छी तैयारी करके देना। हाँ दीदी, इतनी मुसीबतें झेली हैं आपने और आज बस एक परीक्षा में ही रोने लगी। मेरी दीदी तो ऐसी ना थी। सरला दुखी तो थी, मगर अपनी बहनों पर आज उसे बहुत गर्व भी हो रहा था। देखो तो इन्हें, आज मेरी बहनें सचमुच बड़ी हो गई हैं। फिर अपनी सब बहनों को अपने सीने से लगाते हुए सरला बोली, नहीं रोएगी, तुम्हारी दीदी कभी नहीं रोएगी। अरे, जिसके पास इतना प्यार करने वाली बहनें हो, वो भला क्यों रोएगी? इस पर ना हुआ तो ना सही, मैं फिर से अगली बार खड़ी होंगी और इम्तिहान दूंगी। तब भी नहीं हुआ तो तीसरी बार दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि अब किस्मत का जोर चलता है या मेरी मेहनत का।
और इस तरह सरला अपनी बहनों के लिए फिर से जीवन के संघर्ष में कूद पड़ी। अगले साल फिर से परीक्षा हुई और इस बार भी सरला का चयन नहीं हुआ। वो घर आई तो देखा उसकी सब बहनें खड़ी उसकी राह देख रही हैं। क्या हुआ दीदी, इस बार हुआ? सरला ने इनकार में गर्दन हिला दिया। देखो दीदी, रोना मत, हिम्मत मत हारना। अरे नहीं रे पगली, तेरी बहन इतनी कमजोर नहीं रही अब। मैंने कहा था ना कि एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा दूंगी, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार दूंगी। याद नहीं, मांझी फिल्म में दशरथ मांझी ने क्या बोला था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पर सब बहनें खिलखिलाकर हंस दी। इस घटना को कुछ साल गुजर गए। शहर में सरकार ने लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाया था। आज शहर के डिप्टी कलेक्टर के हाथों उसका उद्घाटन होना था। स्कूल को बनाने वाला ठेकेदार भी उस समारोह में आया था। तभी वहाँ काम करने वाले एक आदमी ने ठेकेदार को कहा, साहब, डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी बस पहुंचने ही वाली है। जा, जल्दी से सबको बोल सामने आ जाए और डिप्टी कलेक्टर का अच्छे से स्वागत करें। ठीक समय पर डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी आई। डिप्टी कलेक्टर कोई और नहीं, सरला ही थी। उसका कहना भी एकदम सच निकला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वागत और उद्घाटन समारोह के बाद कलेक्टर साहिबा खुद चलकर ठेकेदार के पास पहुंची। अरे मैडम, आप कोई बात थी तो मुझे बुला लिया होता। आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। आज से कई सालों पहले आप इसी शहर में कोई इमारत बनवा रहे थे और वहाँ मजदूरों की बहुत किल्लत थी। ठेकेदार के सामने सब आईने की तरह साफ हो गया। उसे सब कुछ याद आ गया। हाँ मैडम, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? वो इसलिए कि वहाँ मैंने भी मजदूरी की थी। एक दिन काम पर न आने के कारण आपने कहा था कि तू खुद को क्या कलेक्टर समझती है। देखिए, आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ठेकेदार को काटो तो खून नहीं, वो हकलाने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप माफी मत मांगिए, आज आपके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उस दिन की आपकी बात को गांठ बांधकर ना मैंने पढ़ाई शुरू की, बल्कि अपनी बहनों को भी पढ़ाया। आज मेरी सबसे छोटी बहन अनु डॉक्टर है। मेरी 2 बहनें गुंजन और अनीता शहर की नामी वकील हैं और मेरी 5वीं बहन आरती कॉलेज में प्रोफेसर है। और ये सब हुआ है आपके कारण। आपकी कही एक बात ने उस दिन मेरे जीवन की दिशा बदल कर रख दी थी। समय हो रहा था और सरला को वहाँ से जाना था। उसने ठेकेदार से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। कलेक्टर का काफिला वहाँ से चल दिया, मगर एक बात ठेकेदार के मन में घर कर गई कि आज की लड़कियां कमजोर नहीं हैं। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी मंजिल को भी आसानी से प्राप्त कर सकती।